गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो थायराइड ग्लैंड, इसे हिंदी में अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। अवटु ग्रंथि, तो हिंदी वालों के लिए तो हिंदी में आ जाए अवटु ग्रंथि तो परेशान नहीं होंगे। ये थायराइड ग्लैंड ही है और थायराइड ग्लैंड में ही उसी के ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है, तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। अगर इसका एनाटॉमी पूछे कि कहाँ पर स्थान होता है, तो सर्वाइकल का जो 5वें नंबर का जो आपका वर्टिब्रा है C5, उससे लेकर के T1 थोरेसिक का पहला वाला, उतने स्पेस में इसका स्थान माना गया है। किसका? थायराइड ग्लैंड का, अवटु ग्रंथि का फैला होता है। कहाँ से कहाँ तक? C5 से लेकर के T1 तक का स्थान माना गया है। एक तो ये वाला पीछे से आपने देख लिया कि हाँ आगे में उतना स्थान होगा। दूसरा कहा गया है लैरिंग्स और ट्रैकिया। लैरिंग्स ट्रैकिया जहां पर ऐसे मिलता है ना, तो उसी के बीच में लिपटा होता है, उसके जंक्शन पे आप कह सकते हैं। लैरिंग्स और ट्रैकिया के जंक्शन पर ये फैला होता है और ये भी दो तरफ होता है, दोनों तरफ होता है। यानी कि आप कहें राइट लोब और लेफ्ट लोब हुआ, तो राइट और लेफ्ट लोब को बीच में मिलाने के लिए ऐसे बीच में मिला हुआ सा होता है। अभी तस्वीर में भी हम लोग देखेंगे, उसको इस्थमस कहते हैं। जो बीच में दोनों लोब को जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है उसको इस्थमस कहते हैं। तो इसको एक बार तस्वीर में देखिए, और इसका वजन कहा गया लगभग 25 ग्राम से 40 ग्राम तक होता है। ये है पूरा आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में यहाँ पर आप लेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में देख रहे हैं, जंक्शन पर ये ग्लैंड है जो दोनों तरफ है। एक लेफ्ट लोब आपका हो गया, एक राइट लोब हो गया, और बीच में जो जुड़ा हुआ पोर्शन, जिसको मैंने ब्लैक वाले उसमें दिया हुआ है रेक्टेंगल में, वो आपका स्थमस है। यानी अगर पूछे कि दोनों राइट लोब और लेफ्ट लोब को कौन जोड़ता है, तो स्थमस जोड़ता है। कौन जोड़ता है? स्थमस जोड़ता है थायराइड के राइट और लेफ्ट लोब को। ये पूरा थायराइड ग्लैंड है और इसमें आप देख रहे हैं फॉलिकल्स बना हुआ है। देख रहे हैं छोटे 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 ऐसे बना हुआ है फॉलिकल्स से। उसमें द्रव्य भरा होता है, उसको कहते हैं कोलाइड द्रव्य। कोलाइड भरा होता है, जो चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, प्रोटीन का बना होता है कोलाइड। तो ये भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स में क्या भरा होता है, उसको क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। और वहीं पर आपको T3 T4 बनता है। कब बनता है? जब TSH आता है पिट्यूटरी से, तो T3 और T4 बनता है। देखिए चारों ओर ये एक कैप्सूल से घुरा घिरा होता है और एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। हम लोगों ने टिश्यू जब पढ़ा था उसमें एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा हुआ था। वैसे तो जितने ग्लैंड्स हैं तकरीबन सभी ग्लैंड्स एपिथेलियम टिश्यू से ही बने हुए हैं। तो ये मानकर चलिए एपिथेलियम टिश्यू उस सब में आना चाहिए। तो एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ है और उसके जो छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं उसमें कोलाइड भरा हुआ है, और उसी कोलाइड से थायराइड हार्मोन स्टोर वहीं से होता है, वहीं बनता है, वहीं से स्टोर होता है। एक जो हार्मोन है TSH, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपके पिट्यूटरी से आया हुआ है, वो आ करके कहता है कि अब यहाँ से रिलीज करो, तुम्हें जरूरत है। T3 T4 ज्यादा और कम होने पर वो आ करके उसको कंट्रोल करता है TSH, और उसको निर्देश देता है हाइपोथैलेमस। यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा हुआ था। थायराइड ग्लैंड में दो तरह की कोशिकाओं की प्रमुखता होती है, यानी दो तरह की कोशिकाओं से थायराइड ग्लैंड बना होता है। एक होता है फॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स। दूसरा होता है पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। अब ध्यान देखिए, फॉलिक्यूलर सेल्स, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, तो दो सेल्स हो गए दो तरह के। तो फॉलिक्यूलर सेल्स ज्यादा होती है और साइज में थोड़ा छोटा होता है, और ये साइज में बड़ा होता है और संख्या में कम होता है। पैरा फॉलिक्यूलर कोशिकाएं साइज में बड़े होते हैं और संख्या में कम होते हैं। अब इसको पैरा फॉलिक्यूलर से एक सवाल बनता है कि इस सी सेल किसको कहा जाता है? तो पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स जो कि थायराइड ग्लैंड में होता है उसको सी सेल कहा जाता है, उसको सी सेल कहा जाता है, पैरा फॉलिक्यूलर सेल को। अब पॉलिक्यूलर सेल जो है उसमें क्या होता है? T3 T4 का निर्माण होता है, यानी दोनों सेल में ही निर्माण हो रहा है आपका किसका? हार्मोन्स का। तो इसमें दो तरह के सेल हैं, एक सेल में आपका T3 T4 का निर्माण हो रहा है, और दूसरा जो सेल है जिसको कि सी सेल कहा गया, जिसको
पैरा फॉलिकुलर सेल कहा गया, उसमें कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, फिर वहीं से उसका स्राव होता है। इसका कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन ये ध्यान रखें, कैल्सिटोनिन। और T3 T4 किस में होता है? फॉलिकुलर कोशिकाओं में होता है, फॉलिकुलर सेल्स में होता है। तो वैसे इतना गहराई में नहीं जाना चाहिए, T3 T4 बस इतना ही पूछना चाहिए जो मुझे लग रहा है। लेकिन नाम ध्यान रखेंगे, T3 का नाम क्या होता है? ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन। और दूसरा वाला का नाम क्या होता है? थायरोक्सिन भी कहते हैं, लेकिन इसमें टेट्रा लगा हुआ है, या तो टेट्रा आइडोथायरोक्सिन या थायरोक्सिन। T3 है तो ट्राई वाला हो गया, हाँ इससे पता चल जाएगा। थायरोक्सिन T3 दवा भी खाते ना। टेट्रा हो गया, T4 तो टेट्रा हो गया, ठीक है, इससे सीधे पता चल रहा है। बट तो थायरोक्सिन वाला ये हो गया। हाँ वंदना जी। जी, वो थायराइड जिसका रहता है वो थायरोक्सिन नाम की दवा भी खाते हैं, तो थायरोक्सिन T4 से याद रखेंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, थायरोक्सिन नाम की दवा खाते हैं, बहुत बढ़िया। तो T3 क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। T3 ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा सक्रिय होता है। हालांकि जो T3 T4 जो हार्मोन निकलता है उसमें 90% भाग T4 का होता है, लेकिन T3 ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा सक्रिय होता है। और T3 T4 किससे बना होता है? तो आयोडीन और टायरोसिन नाम के एमिनो एसिड से बना होता है। बेसिकली सब प्रोटीन का ही खेल है। तो आयोडीन और टायरोसिन नामक एमिनो एसिड से बना होता है। इसके कार्य को देखते हैं, कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। T3 T4 के क्या कार्य हैं और कैल्सिटोनिन के क्या कार्य है, ये दोनों देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से पूछे। तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं उसको बढ़ाने में मदद करता है कौन? T3 T4 दोनों कार्य दोनों मिलकर कर रहे होते हैं। तो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट होता है, जिसको हिंदी में चयापचय क्रिया कहते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है कौन? T3 और T4। अगर T3 T4 खराब होता है, इम्बैलेंस होता है, तो थायराइड की स्थिति में थकान जो हम लोग पढ़ रहे थे, चिड़चिड़ापन पढ़ रहे थे, मेटाबॉलिज्म रेट अगर खराब होता है तो पेट में भी गड़बड़ी होती है। हाइपर वाले में हम लोगों ने देखा हुआ था कि हाइपर वाले में आपको पेट भी खराब हो जाता है। ये सब किससे होता है? मेटाबॉलिज्म रेट खराब होगा तो सारी चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। शरीर का जो वजन होता है उस वजन को भी कंट्रोल करता है कौन? T3 T4। इसीलिए जब ये कम हो जाता है तो हाइपो कहते हैं, ज्यादा हो गया तो हाइपर कहते हैं, कम हो गया तो वजन बढ़ने लगता है, हाइपर हो गया तो वजन घटने लगता है। तो शरीर के भार को भी नियंत्रित कहते हैं। हाइपो हाइपर कैसे याद रखेंगे? कम वाले को हाइपो कहेंगे, ज्यादा वाले को हाइपर कहेंगे। तो हाइपो का अर्थ ही होता है कम। हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे तो हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से नीचे होता है कौन? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी का एक दूसरा नाम क्या होता है? कोई बताएंगे? पिट्यूटरी का एक दूसरा नाम कुछ होता है जिसमें हाइपो लगा हुआ है? हाइपोफाइसिस। तो वो हाइपो शब्द इसलिए लगा हुआ कि उसके नीचे है, इसीलिए लगा हुआ। तो हाइपो का मतलब हुआ नीचे या कम। तो हाइपो जैसे हुआ नीचे या कम, अगर ये दिमाग में बिठा लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि थायराइड जो है उस वो हाइपो वाला कौन सा है? कम होने वाला। और बढ़ गया अगर उसका स्राव तो कौन सा होगा? हाइपर वाला हो जाएगा। ऐसे याद रखिए। तो शारीरिक भार को भी कौन नियंत्रित करता है? T3 T4 नियंत्रित करता है। और यूरिन जो हमारा बनता है उसमें ये सपोर्ट करता है, यूरिन के बनने में भी इसका रोल होता है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होता है, जिसका विभाजन होता है हमारे शरीर में, उसमें भी T3 T4 का रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ने में इसका रोल होता है। हार्ट रेट को बढ़ाने में या हार्ट रेट को कंट्रोल करने में, और ब्रीदिंग रेट हमारा है उसको कंट्रोल करने में भी इसकी भूमिका होती है। हालांकि हार्ट रेट में कई और चीजों की भी भूमिका होती है, लेकिन T3 T4 की भी बहुत भूमिका होती है। जिनका थायराइड की समस्या जिनको होती है उनको देखेंगे कि बीपी की समस्या भी होनी शुरू हो जाती है। हम लोगों ने देखा था कल, हाइपो और हाइपर का अलग अलग देखा था, और दोनों ही स्थिति में हम लोगों ने देखा हुआ था कि बीपी बढ़ता है। हाइपो में देखा हुआ था नीचे वाला, जैसे 120/80 है तो हाइपो वाले में नीचे वाला बढ़ जाता है, और हाइपर वाले में ऊपर वाला बढ़ जाता है। ये कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो दोनों ही स्थिति में क्या होता है? बीपी बढ़ता है। और फिर अगर आए कैल्सिटोनिन में, तो कैल्सिटोनिन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है उसको कम करता है। यानी कैल्शियम अगर जमा होना शुरू हो जाए
तो कैल्शियम जमा होगा तो क्या होगा, हमारे लिए दिक्कत होगी, वो भी कैल्शियम जमा होना भी दिक्कत है। कैल्शियम की सांद्रता को यानी कि उसके कंसंट्रेशन को कम करके रखता है कौन, कैल्सिटोनिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थायराइड ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ लिया, और थायराइड में ही होता है पैराथायराइड। मैं वो देखा है आप लोगों ने, क्या कहते हैं, मसूर, मसूर की दाल खाते हैं ना, तो मसूर की दाल एक होता है मलका मसूर। मलका मसूर क्या होता है, जो छिलका हटा दिया तो मलका मसूर हो गया। तो काला वाला मसूर जैसा होता है ना, हल्का चिपटा सा गोल सा, जैसे लगता है डिस्क सा बना हुआ है, वैसे ही डिस्क सा होता है पैराथायराइड ग्लैंड का। और चार होता है, दोनों तरफ दो दो होता है पैराथायराइड ग्लैंड, इसी में थायराइड ग्लैंड में ही। और पीछे की तरफ होता है, पोस्टीरियर पार्ट में होता है, ये ध्यान रखिए, कहाँ होता है, पीछे होता है, थायराइड ग्लैंड में पीछे की तरफ होता है, पोस्टीरियर पार्ट में होता है। और उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, पीटीएच हार्मोन निकलता है। अगर ऐसे ध्यान रखें एक शब्द, तो पीटीएच हार्मोन किससे निकलता है, पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, पैराथार्मोन अभी हम लोग एक बार और देखेंगे तो याद हो जाएगा। पीटीएच, पैराथायराइड ग्लैंड से पीटीएच, पैराथार्मोन। देखिए फिर देखिए एक बार और, अभी तो फोटो में देखा, आप टेक्स्ट में देखिए। मसूर के दाने के आकार का होता है, चार होता है, दोनों तरफ दो दो संख्या में। ये पोस्टीरियर लोब में होता है, पोस्टीरियर लोब मतलब पीछे की साइड में होता है। इनका आकार 3 से 4 मिलीमीटर के बराबर होता है, छोटा सा। वजन होता है 0.05 ग्राम से 0.3 ग्राम तक, उस बीच में हो सकता है। इसका रंग होता है पीला और भूरा, रंग पीला और भूरा, भूरा हो गया तो उसी के जैसा होगा, मसूर के दाने के जैसा ही होगा। कौन सा हार्मोन इससे निकलता है, पैराथॉर्मोन निकलता है, पैराथॉर्मोन। अब पैराथॉर्मोन करता क्या है, निकलता है कुछ तो करता होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करता है, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस बना करके रखता है। कैल्शियम फास्फोरस का बैलेंस बना करके नहीं रखेगा तो आपके मूवमेंट में भी दिक्कत होगी। कैल्शियम आयन बहुत जरूरी है मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में, उसी से कॉन्ट्रेक्शन में भूमिका निभाता है। जब ब्रेन से मैसेज जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस का जो आयन होता है उसके बैलेंस को बना करके रखता है। बैलेंस बिगड़ेगा तो न्यूरॉन इम्पल्स भी खराब होगा, यानी हमारे मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी। इतना इंपॉर्टेंट है पैराथायराइड ग्लैंड, और उससे हार्मोन निकलता है पैराथॉर्मोन, पीटीएच हार्मोन निकलता है। तो अगर इसको कैल्शियम और फास्फोरस को इसको कंट्रोल करना है पैराथायराइड ग्लैंड को, तो कहाँ पर ये मैसेज भेजेगा, अस्थि में यानी बोन्स में, किडनी में और हमारी आंतों में, तीनों जगह पर बैलेंस बनाने के लिए अपने दूत भेज देगा, तीनों अंगों पर प्रभाव डालेगा। किससे, पीटीएच के माध्यम से। कहाँ कहाँ, फिर से देखिए, अस्थि में यानी बोन्स में, किडनी में और आंत में, तीन जगहों पर इसका प्रभाव पड़ता है, तभी जाकर के कैल्शियम और फास्फोरस के जो आयन है वो बैलेंस में बना रहता है। अब पैराथर हार्मोन अगर कम हो जाए तो क्या होगा, उससे टिटेनी नाम का रोग होता है। टिटेनी नाम का रोग किससे होता है, पैराथार्मोन के कम होने से। पैराथार्मोन कम हुआ तो कैल्शियम भी कम हो जाएगा, टिटेनी नाम का रोग होगा। और पैराथार्मोन अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो खून में फास्फोरस की मात्रा कम हो जाएगी लेकिन कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। पैराथॉर्मोन अगर ज्यादा निकल गया तो कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, आप कहीं कैल्शियम बढ़ जाए तो अच्छा होगा ना, नहीं, अच्छा इसलिए नहीं होगा कि कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाएगा तो कैल्शियम ब्लड में लेगा कहाँ से, हड्डियों से अवशोषित करेगा। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, हड्डियों से होगा। तो उससे क्या होगा, खून में तो बढ़ जाएगा, हड्डियां हो जाएंगी कमजोर। इसीलिए पैराथॉर्मोन ज्यादा होना भी नुकसान है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए थायराइड ग्लैंड का भी अपना रोल है, पैराथायराइड का भी अपना रोल है। पैराथायराइड को बैलेंस में रखना भी बहुत जरूरी है। और एक भूमिका इसकी होती है किडनी में स्टोन बनाने में भी, अगर ज्यादा हो जाए पैराथार्मोन पीटीएच, उससे भी किडनी में स्टोन बनता है। एक रीजन है, इसी से बनता है जरूरी नहीं है, एक कारण ये भी होता है क्योंकि ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया हुआ है। कहाँ से लिया ब्लड में कैल्शियम, तो उसने हड्डी से ले लिया और हड्डी हो गया कमजोर। एक क्वेश्चन देखिए इसमें से, हार्मोन T3 हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत थायराइड। आसान, थायराइड। इतना सस्ता सवाल तो कोई भी करके आ जाएंगे। हालांकि ये 2018 का था, ध्यान रखिएगा, अभी इधर का नहीं है, पुराना है। उस समय ऐसे सवाल पूछे गए थे।
अब हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रिनल ग्लैंड पर, जिसको सुप्रारिनल ग्रंथि भी कहते हैं, सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रा, फिर आया सुप्रा शब्द। सुप्रा मतलब क्या होता है? ऊपर वाला। सुप्रा मतलब ऊपर, तो किडनी के ऊपर होता है, इसीलिए इसको सुप्रारिनल कहा गया है। सुप्रारिनल, इसी को एड्रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। अब एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रारिनल ग्लैंड एक ही है। इसकी आंतरिक संरचना भी आपके सामने है। और इधर किडनी है, किडनी को बीच से ही काट दिया हुआ है, तो किडनी बीच का कटा हुआ छोड़ दीजिए, उसके ऊपर जो टोपी पहना हुआ है ना त्रिकोण के आकार का, उसको बस देखिए। वो त्रिकोणाकार जो टोपी है वही आपका एड्रिनल ग्लैंड है या सुप्रारिनल ग्लैंड है। एड्रिनल या सुप्रारिनल यही है। और इसमें एक और चीज है, इसकी सुरक्षा कैसे हो रही है? तो देखिए, ऊपर में आपको लगेगा फैट का लेयर है, तो जो वसा होता है, वसा का लेयर चढ़ा होता है इसके ऊपर, जमा होता है सुप्रारिनल पर, तो उसकी सुरक्षा होती रहती है। और ये जब इसको बीच से काटा गया तो इस तरह से इसमें लेयर्स होते हैं। बीच वाला देखिए, ये वाला हिस्सा अलग है, जिसको एड्रिनल मेडुला कहा गया, और ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको कहा गया एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला बहुत सारी चीजों में होता है। कॉर्टेक्स हो गया ऊपर वाला लेयर, और मेडुला हो गया अंदर वाला लेयर। तो ये आपको एड्रिनल ग्लैंड में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। इसमें एक और चीजें होती है, इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आपका है, ऊपर वाला जो लेयर है, उसमें भी 3 परत होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी 3 परत होता है। उस परत पर उतना डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये देखेंगे कि उस तीनों परत से 3 प्रकार के आपके स्टेरॉइड्स हार्मोन रिलीज होता है। स्टेरॉइड्स हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से? आपके, एक तो आप ये कहेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड से होता है। एड्रिनल ग्लैंड में जो 3 लेयर होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, उस 3 लेयर से कौन कौन से आपको स्टेरॉइड्स हार्मोन्स रिलीज होता है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग एड्रिनल मेडुला से देखेंगे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होता है। पहले स्थान देख लेते हैं। स्थान तो हम लोग जानते हैं, दोनों किडनी के ऊपर होता है, इसीलिए इसको सुप्रारीनल कहा गया। और फैट से सुरक्षित रहता है। संरचना में एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी भाग एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और आंतरिक भाग एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। दोनों भाग से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो देख। पहले आते हैं हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का वजन कहा गया है कि तकरीबन 90% होता है पूरे उसका, 5 से 7 ग्राम इसका होता है। ये स्टेरॉइड्स का स्राव यहाँ से होता है, इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स का स्राव होता है, सिग्रेशन होता है। और हर लेयर से ग्रुप्स होते हैं, स्टेरॉइड्स के जो ग्रुप्स होते हैं, हर लेयर से उसका सिक्रेशन होता है। इसको ध्यान से समझिए। तीनों लेयर से अलग अलग हार्मोन के समूह यानी ग्रुप्स रिलीज होते हैं। जैसे कि ग्रुप्स का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ऊपर वाला लेयर है, ऑटर जोन उसको क्या, उसका भी नाम है, उतना नाम देंगे तो याद नहीं रहेगा। अब ये हम याद कर लेंगे, तीनों अभी याद करा देता हूँ, आराम से याद हो जाएगा। आउटर जोन से निकला कुछ, फिर मिडल जोन से निकला कुछ, और इनर जोन से निकला कुछ। क्या निकला? हार्मोन निकला। कौन सा हार्मोन निकला? स्टेरॉइड हार्मोन निकला। सब में एक चीज कॉमन है, कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स सब में कॉमन है। कॉर्टिकॉइड्स वहां भी है, कॉर्टिकॉइड्स यहाँ भी है, कॉर्टिकॉइड्स यहाँ भी है, तीनों में है। लेकिन आगे वाला नाम बदल गया। एक में है मिनरलो, दूसरे में है ग्लूको, तीसरे में है गोनाडो। मिनरलो, ग्लूको, गोनाडो, नाम से भी बहुत कुछ जाहिर हो रहा है, मिनरल से रिलेटेड होगा ये। मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स तो ग्लूकोज वाले मामले से संबंधित होगा। गोनाडो कॉर्टिकॉइड्स, गोनाड वाला यानी कि जनन ग्रंथि से संबंधित होगा। तो अब देखिए, ये जो मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स है, इसमें 2 हार्मोन हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में भी 2 हार्मोन का नाम अभी आएगा, और गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स में 3 हार्मोन का नाम अभी आपके सामने आने वाला है। तो अब आपको नाम याद क्या करना, बस ये वाला लास्ट वाला करना। कॉर्टिकॉइड्स किससे निकल रहा है? एड्रिनल से। एड्रिनल में भी कहा है? एड्रिनल के कॉर्टेक्स से। उतना भी याद नहीं रहता, एड्रिनल से निकल रहा है। चलिए, क्या निकल रहा है? कॉर्टिकॉइड्स। कौन सा? मिनरलो, ग्लूको, गोनाडो। माइक बंद रख के बोल जाइए, मिनरलो, ग्लूको, गोनाडो, मिनरलो, ग्लूको, गोनाडो।
याद रह जाएगा, मिनरलो ग्लूकोगोनाडो, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। मिनरलो ग्लूकोगोनाडो कहाँ से निकल रहा है? एड्रिनल से। अब ये तो इसको हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में। दूसरा जो पोर्शन है, अभी हम लोगों ने क्या देखा? कॉर्टेक्स देखा, बाहरी लेयर। अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं? मेडुला। जहां भी दो पार्ट में बांटा जाएगा ना, कॉर्टेक्स और मेडुला, तो सब जगह कॉर्टेक्स मेडुला होगा, अंदर वाला हिस्सा मेडुला होगा। मेडुला से जो दो हार्मोन निकल रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एक को कहते हैं एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन कहते हैं, एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन ज्यादातर जगहों पर इस्तेमाल होता है, लेकिन वही है। एपिनेफ्रिन भी कई जगहों पर दे दिया जाता है, एपिनेफ्रिन। तो दोनों एक ही है, तो नाम तो दोनों याद करना पड़ेगा कि वही एपिनेफ्रिन भी वही है, एड्रिनलिन भी वही है। दूसरा उसी में नॉर लगा दीजिए, दोनों में नॉर लगा दीजिए, दूसरा वाला हो गया नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन। तो ये कहाँ से निकला? ये निकला आपको एड्रिनल मेडुला से निकला, यानी उसके अंदर वाले हिस्से से दो निकल रहा है। इधर 3 का बंच हो गया, इधर 2 हो गया। ये 2 है, इसके अंदर और ज्यादा नहीं है। इन तीनों हार्मोन्स में जो आपके कॉर्टेक्स वाला है, उसमें से कई हार्मोन्स निकलते हैं। एक बार इसको फिर से देखिए, फिर हम लोग इसमें बढ़ेंगे कौन कौन से हार्मोन और है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा हुआ? आउटर जोन से मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिडल जोन से, इनर जोन से गोनाडो कॉर्टिकॉइड्स। नहीं उतना याद रखना, सिर्फ इतना रख लीजिए, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, गोनाडो कॉर्टिकॉइड्स, ऊपर वाले लेयर से, जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा गया है। और अंदर वाला लेयर जिसको एड्रिनल मेडुला कहा जाता है, उससे क्या निकल रहा है? एप्रिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन निकल रहा है या नॉर एपिनेफ्रिन निकल रहा है, या उसी को कहेंगे एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब, अभी हम लोग देखेंगे, इसका काम देखेंगे तब पता चलेगा। अब एक एक करके हम लोग इस हार्मोन का नाम और उसका काम देखते हैं कितना दाम लगाया जाए इसका। सबसे पहले हम लोग मिनरलो वाले पे आते हैं। मिनरलो, मिनरलो किसका है? कौन से भाग का है? बताइए, सुप्रारीनल में कौन से भाग का है ये मिनरल? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स का है, बहुत सुंदर। तो ये जो, हाँ, मिनरलो कॉर्टिकॉइड है, इसमें 2 हार्मोन होते हैं। हमने कहा था ये समूह का नाम है, मिनरलो कॉर्टिकॉइड समूह का नाम है। उस समूह में 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है एल्डोस्टेरॉन और दूसरा होता है डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन। तो ये एक पहला वाला जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्य यही है। अगर दूसरा नाम याद ना भी रहे, एग्जाम अभी पास में है तो कोई बात। एल्डोस्टेरॉन, ये बस याद रखिए। ओवरऑल अगर इसको देखें, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, तो इसके नाम से ही, जैसा नाम ही लिखा हुआ है, मिनरल्स की जो डेंसिटी होती है उसको नियंत्रित करता है, कि मिनरल्स एक साथ वो घना ना हो जाए, जमा ना हो जाए, तो उसकी डेंसिटी को नियंत्रित करता है कौन? आपको एल्डोस्टेरॉन करता है। जो अब एल्डोस्टेरॉन को अलग से देखें कि मिनरल्स की बात है, कौन से मिनरल्स पर, मुख्यतः किस मिनरल्स पर काम करेगा, तो सोडियम पोटेशियम का संतुलन बनाकर रखता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों की बहुत जरूरत होती है हमारे शरीर में। शरीर पर में झुंझुनी उंझुनी उठने लगता है, वो देखिएगा अभी आएगा। सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बनाए रखता है। उसके बाद है किडनी की जो आपकी नली होती है, वो सोडियम को फिर से ब्लड में अवशोषण में मदद करता है, सोडियम को रीएब्जॉर्प्शन कराता है, कि सोडियम यूरिन से बाहर ना निकल जाए। तो जो किडनी का जो नली होता है उसमें से सोडियम को निकाल लेता है। कौन निकालने में मदद करता है? एल्डोस्टेरॉन करता है अवशोषण में मदद। तो यूरिन में सोडियम ज्यादा ना निकले, उसकी भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को बरकरार रखता है। उसके बाद है एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है, वो श्वेत ग्रंथि यानी पसीना जो निकलता है, पसीने वाली जो ग्रंथि होती है, उस पर भी क्रिया करता है, ताकि शरीर का जो है एक इलेक्ट्रोलाइट वो बैलेंस बना रहे। यानी सीधा है, श्वेत ग्रंथियों पर भी क्रिया करता है कौन? एल्डोस्टेरॉन, या नहीं तो एल्डोस्टेरॉन, या नहीं तो दूसरा हम लोग क्या कहेंगे? मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स हमने पढ़ लिया, जिसमें 2 हार्मोन देखा। अब आइए, अगर एल्डोस्टेरॉन ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? तो उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाई बीपी हो जाएगा, ब्लड में पोटेशियम की कमी हो जाएगी,
पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो पोटेशियम कहाँ से निकलेगा, वो तो यूरिन में निकलना शुरू हो जाता है, दिक्कत हो जाएगी, ब्लड में पोटेशियम की कमी हो जाएगी, शरीर में कमजोरी होगी, झुनझुनी होने लगता है, पाँव जो झंझनाता है, कहते हैं केला खाओ, कमजोरी आ रही योग करते समय रोज केला खाओ, तो शरीर में कमजोरी, पाँव में झुनझुनी उठना, पाँव का सुन्न होना, ये सब इसकी ज्यादा होने से होता है, एल्डोस्टेरॉन के ज्यादा होने से, उससे पोटेशियम कम होता है, इसीलिए होता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पे, मिनरलों देख लिया, अब ग्लूकोज का देखते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कहा गया है, इसमें भी दो हार्मोन होता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले वाले की तरह ही इसका भी दोनों मिलके काम करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। किसको? कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, तनाव हार्मोन कहा जाता है। पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ACTH आया हुआ था, ACTH जो आकर के एड्रिनल ग्लैंड पर आया, उसने स्टिमुलेट किया एड्रिनल ग्लैंड को, तब जाकर के ये हार्मोन निकला था, तब जाकर के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकला था, जिसमें दो हार्मोन को मिला करके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहा गया है। कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन को कहा गया है, जिसमें कॉर्टिसोल मुख्य है। तो ये क्या करता है? ग्लूकोज की डेंसिटी को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की डेंसिटी को नियंत्रित करता है। और इसमें देखिए भय, भावना, तनाव, स्ट्रेस, ये सब इससे संबंधित है। जैसे भय होगा, भावना, इमोशनल हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको उस दौरान हमारे अंदर जो केमिकल चेंजेज होता है, कौन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है? कौन चाहता है भय हमारा खत्म हो जाए, भय होगा तो भागेंगे या कुछ करना, कौन करवाता है? कॉर्टिसोल की भी भूमिका होती है। एक और आएगा अभी नीचे स्ट्रेस हार्मोन में, वो भी देखेंगे हम लोग। तो भय, भावना, तनाव, स्ट्रेस को कम करने में कॉर्टिसोल का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, कॉर्टिसोल को। वैसे स्ट्रेस हार्मोन में 3 नाम आएगा, तो अभी हम लोग नीचे देखेंगे। इतना ही नहीं, कॉर्टिसोल की और भूमिका होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको प्रभावित करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म में अहम रोल निभाता है ये, और प्रोटीन को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, स्टोरेज करने के लिए प्रोटीन को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को कम करता है, जैसे मान लीजिए विशेष परिस्थिति हो गई तो ग्लूकोज का उपयोग कम हो, इसमें इसका रोल होता है। ग्लूकोज का ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि उस दोनों एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है, तो कोशिका व्यर्थ में इधर उधर ना कमाए, तो ये क्या करता है, आपको पेट में चला जाएगा, पेट में मैसेज भेज करके कहेगा पाचन बंद करो, उधर जो है एनर्जी को कम कर देगा, तो हम भागने वागने में इसका रोल फिर हो जाता है। तो ये उससे पहले की तैयारी कराता है। उसी की वजह से आपका पैंक्रियाज से जो इंसुलिन आता है, तो इंसुलिन को भी ये कम कर देता है। इंसुलिन को कम करता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब आते हैं, इंसुलिन बाद में छोड़ने पर ये बैलेंस होता है, ये कहने का तात्पर्य यहाँ ये है। फिर ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के तौर पर भी काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट का मतलब होता है शरीर में कहीं सूजन हो जाए, तो सूजन को कम करने में, जैसे मान लीजिए कई बार अगर किडनी काम ठीक से नहीं करता है तो शरीर से यूरिन ज्यादा नहीं निकलता है, तो डॉक्टर कहते हैं पानी कम पीजिए, पानी कम पिएंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि यूरिन नहीं निकल रहा है। उसके लिए एक टेबलेट भी दिया जाता है। टेबलेट देने से, जैसे वो टेबलेट लेते हैं तो क्या होता है, यूरिन फिर अच्छे से पास होने लगता है, तो फिर सूजन कम होता है। लेकिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी कॉर्टिसोल है, जो कि हमारे बॉडी को एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के तौर पर मौजूद होता है और सूजन को कम करने में मदद करता है। दूसरी बात ये आती है, अगर इसका स्राव अधिक हो गया तो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यानी कॉर्टिसोल का अधिक स्राव हो गया तो कुशिंग रोग होता है, कॉर्टेक्स में ट्यूमर हो जाता है, चेहरे और छाती पे ज्यादा फैट हो जाएगा, ज्यादा चर्बी हो जाएगी, बीपी बढ़ जाता है, कमर में दर्द होता है, और 2 महत्वपूर्ण चीज है, नपुंसकता बढ़ती है और महिलाओं में मासिक धर्म भी बंद होता है। तो इसमें भी इसका रोल है, यानी कि एड्रेनलिन से जो है, एड्रिनल ग्लैंड के जो हम लोग देख रहे हैं कॉर्टेक्स वाले हिस्से से, जो दूसरा वाला जो ग्रुप है, दूसरे ग्रुप को क्या कहा गया है, इसका नाम है ग्लूको वाला, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसका रोल नपुंसकता और मासिक धर्म में भी है,
लेकिन कब है, जब इसका अधिक स्राव होता है, अधिक सिक्रेशन होगा तब होता है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम तीसरे बंच पे आते हैं, तीसरे ग्रुप पे आते हैं जिसका नाम गोनाडो है। गोनाडो का मतलब ही हुआ जनन ग्रंथि से संबंधित। तो जनन ग्रंथि से संबंधित है, तो इसमें 3 हार्मोन बनते हैं। 3 जो हार्मोन बनते हैं ये आप कहोगे ये तो उधर भी बनेंगे, गोनाड वाले में भी बनेंगे। तो गोनाड वाले में तो अच्छा खासा बनता है, मुख्य रोल निभाता है, लेकिन ये सपोर्ट करता है। गोनाडोकोर्टिकॉइड्स वाला बहुत कम मात्रा में बनता है। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये तीनों बनता है, ये गोनाडो का है, गोनाडोकोर्टिकॉइड्स का। लेकिन निकल कहाँ से रहा है ये, एड्रिनल के आपके कॉर्टेक्स से निकल रहा है, कॉर्टेक्स से। अब इन तीनों से को कौन कंट्रोल करता है, एसीटीएच कंट्रोल करता है। एसीटीएच कहाँ से निकल रहा है, एसीटीएच पिट्यूटरी से निकल रहा है। पिट्यूटरी से निकल करके इसको मैसेज भेजा, इन्होंने 3 हार्मोन निकाला, लेकिन ये बहुत कम प्रभाव दिखा पाता है। ये बहुत ज्यादा प्रभाव सेक्स ऑर्गन पर नहीं दिखा पाता है, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन इसको सेक्स हार्मोन कहा जाता है तीनों को। तो आपको अगर डायरेक्ट भी बोल दे गोनाडोकोर्टिकॉइड्स को कौन सा हार्मोन कहा जाता है, तो इसको सेक्स हार्मोन कहा जाता है। इसमें 3 हार्मोन होते हैं मुख्यतः, तीनों के समूह को मिला करके बोला जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी कारण बस शरीर में इम्बैलेंस हुआ और इसकी मात्रा बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई तो कहते हैं ना कुछ बच्चों में समय से पूर्व ही मैच्योरिटी आ जाती, लैंगिक मैच्योरिटी आ जाती है। वो इसी की वजह से होता है, इसकी मात्रा बढ़ने की वजह से होता है। कई स्त्रियों में दाढ़ी मूछ हो जाती, मतलब महिलाओं में भी होता है, दाढ़ी बढ़ जाती कई बार आ जाता है, तो उनको जो है फिर वैक्स वैक्स कराना पड़ता है। तो इसका भी रोल होता है, ध्यान रखिएगा। आवाज को भारी करने में रोल होता है, मात्रा बढ़ जाए तो आवाज भी भारी हो जाता है। किनका, महिलाओं का। महिलाओं के लिए कहा, जनरली महिलाओं की आवाज क्या होती है, पतली होती है। लेकिन अगर आवाज भारी हो जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मात्रा बढ़ गया हुआ है। स्तन का आकार छोटा हो जाता है, इसमें भी इसका रोल होता है। और अगर मान लीजिए ये हार्मोन कम हो गया तीनों, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन तो प्रोजेस्टेरॉन, तीनों कम हो जाए तो क्या होगा, एडिशन रोग होता है। खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, थकान महसूस होने लगती है, स्किन का रंग कहा गया तांबे जैसा हो जाता है, फिर इसके लिए अलग से दवाई खानी पड़ेगी। तांबे जैसे उड़ा हुआ रंग हो जाएगा, और इसी को एडिशन रोग कहा गया है। किसकी कमी से होता है ये सब, ये तीनों जो हार्मोन है जिसको गोनाड कोर्टिकॉइड्स कहा गया है, मिला करके परिवार हो गया गोनाड कोर्टिकॉइड्स, उसमें 3 हार्मोन है, उसकी कमी से होता है। अब इसको फिर से एक बार इस तस्वीर में देख लीजिए। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन सा हो गया, ऑर्टर जोन से मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, फिर दूसरा ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स, तीसरा हो गया गोनाडो कॉर्टिकॉइड्स। मिनरलो में हो गया आपका एल्डोस्टेरॉन, मुख्य यही है। दूसरे में आपका कॉर्टिसोल हो गया, मुख्य यही जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। और तीसरा वाला गोनाडो कॉर्टिकॉइड्स में 3 हार्मोन होता है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, पता नहीं ये क्यों बोलने में मुझे दिक्कत होगी, प्रोजेस्टेरॉन, ये 3 हार्मोन यहाँ निकलता है। अब हम लोगों ने कौन सा देखा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखा। एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखने के बाद दूसरा पोर्शन हमारा रह जाता है एड्रिनल मेडुला वाला, अंदर वाला भाग रह जाता है एड्रिनल ग्लैंड का, जिसको मेडुला कहते हैं। उसमें से जो 2 हार्मोन निकलता बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 हार्मोन ही निकलता है, जिसका एक का जो मशहूर नाम है एड्रिनलिन नाम है, एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन जो है उसी को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। तो एक अगर आपको याद हो गया, उसी में नॉर लगा दीजिए तो दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। एपिनेफ्रिन है तो नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, एड्रिनलिन है तो नॉर एड्रिनलिन हो गया। तो ये नॉर लगा देंगे तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। अब इसके रोल को देख लीजिए, एपिनेफ्रिन के मुकाबले नॉर एपिनेफ्रिन बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है, तो ज्यादा कौन होता है, एपिनेफ्रिन ही होता है, यानी एड्रिनलिन ही ज्यादा स्रावित होता है, ज्यादा उत्पादन इसी का होता है। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये हेल्प करता है। इसीलिए शरीर को फाइट और फ्लाइट वाली जो भूमिका होती है सिंपैथेटिक में, ये दोनों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और ये आपको एड्रिनलिन से जुड़ा हुआ है मुख्यतः, ये ध्यान रखिएगा। फाइट फ्लाइट वाले में
कोर्टिसोल भी मदद कर रहा था, लेकिन मुख्य अगर पूछा जाएगा, मुख्य आपका एड्रेनलिन ही होगा फाइट और फ्लाइट हार्मोन में, ये ध्यान रखिएगा। मदद तो बहुत सारे एक दूसरे की करते हैं, दोनों का कार्य एक बार देखते हैं। एपिनेफ्रिन वाले का, फिर नॉर एपिनेफ्रिन वाले का देखेंगे। ये क्या करता है, एपिनेफ्रिन वाला हार्ट की कोरोनरी वेसल्स को फैलाता है, कोरोनरी जो वेसल्स होता है उसको फैला देता है ताकि ब्लड ज्यादा जा पाए। क्यों ब्लड ज्यादा की जरूरत होती है, भागेंगे तो ब्लड, हार्ट बीट क्या होगा, बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड की जरूरत होगी। क्यों ज्यादा ब्लड की जरूरत होगी, मसल्स तक ज्यादा ब्लड चाहिए तो उसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ग्लूकोज ज्यादा मिलेगा, फिर वहां में एनर्जी ज्यादा पैदा होगी, इसीलिए ये सारा इंतजाम कर देता है। तो स्केलेटन मसल्स की देखिए, जो स्केलेटन मसल्स है वहां तक ब्लड पहुंचाने के लिए धमनियों को भी फैला देता है, ज्यादा से ज्यादा राशन पानी पहुंचाओ, भागना है। हार्ट की धड़कन को बढ़ा देगा, धड़कन बढ़ेगा, ज्यादा पंप होगा तब तो ब्लड ज्यादा जाएगा, ताकि ब्लड की आपूर्ति बढ़ जाए, रक्तचाप आपका बढ़ ही जाएगा। पाचन संस्थान को शिथिल कर देता है। देखिए पाचन संस्थान को क्यों शिथिल करेगा, आप लोग काम अभी बंद करो, सारा राशन पानी दूसरी तरफ जाना है, तो पाचन क्या होगा, वो खराब हो जाता है। इस स्थिति में श्वास नलिकाओं को भी फैलाता है, क्योंकि ब्रीदिंग भी आपका बढ़ जाएगा, रिस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, तो उसमें भी चाहिए आपके जो श्वास नलियां हैं उसको फैलना होगा। अगर वो नहीं फैलेगा तो ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मसल्स में थकान को भी कम करने में मदद करता है उस दौरान, कैसा ना थकान हो, जब भागेंगे कैसे। मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है कि उस, क्योंकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में इसको बदलना है, ग्लूकोज में बदलेगा तब जाकर के ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, इसलिए मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देता है। और ये भी बेचारा उसमें मदद करता है, बाकी अंगों में कॉन्ट्रेक्शन भी कराता है, एक ने फैलाया दूसरा कॉन्ट्रेक्शन भी कराता है, हार्ट वेसल्स को फैलाता है और बाकी अंगों में वेसल्स को संकुचित करता है। अब फिर ये कहता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक को शिथिल कर देता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक को अगर ये शिथिल करेगा तो पाचन में कमी हो जाएगी, तो ये भी इसकी मदद कर रहा है। किसकी, एड्रेनलिन की मदद कर रहा है, नॉर एड्रेनलिन। हृदय की धड़कन को बढ़ाने में मदद करता है, रक्त की निकासी में भी मदद करता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड हमें जाना चाहिए। अब इसको फिर से देखते हैं कौन से दो हार्मोन है यहाँ पर मेडुला से, एक है एपिनेफ्रिन, दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन आपका हो गया फाइट फ्लाइट में भूमिका निभाता है, ये भी फाइट फ्लाइट में भूमिका निभाता है। एपिनेफ्रिन को भी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन को भी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, और उधर हम लोगों ने कोर्टिसोल को पढ़ा हुआ था, उसको भी कहते हैं। तो अब देखिए अगर स्ट्रेस हार्मोन की बात आए तो तीनों को नाम स्ट्रेस हार्मोन में हम लोग रखेंगे, कोर्टिसोल को भी, एड्रेनलिन को भी और नॉर एड्रेनलिन को भी, तीनों को रखेंगे। लेकिन मुख्य कौन सा है, कोर्टिसोल। ठीक है, कोर्टिसोल में मूड, आपका भावना, डर, प्रेरणा से संबंधित है। एड्रेनलिन जो है तुरंत ऊर्जा दिलवाने के लिए एकदम तैयार रहता है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए सब भूमिका निभाता है। अभी जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। तो स्ट्रेस हार्मोन कौन से तीन हो गए, कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन। ये तीनों हो गया आपका स्ट्रेस हार्मोन। मुख्य स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल हो गया, मुख्य आपका फाइट फ्लाइट वाला एड्रेनलिन हो गया, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख स्ट्रेस हार्मोन हैं। अब इसमें स्ट्रेस हार्मोन में नाम दिया हुआ चार, कौन से होंगे, दो इसमें से सही, सेकंड थर्ड कार्टिसोल और एप्रिनेफ्रिन। ये दोनों ठीक है, ताजा ताजा पढ़ा हुआ, मुझे लगता नहीं ये भूलेंगे, कोर्टिसोल और एपिनेफ्रिन है। तो ये हो गया आपका दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा कौन सा है, तीसरा वाला आंसर सही होगा। ठीक, और क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया, सिर्फ उतना अभी हम लोग देखते हैं पूछने का क्या पैटर्न है। जनवरी 17 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ही उत्तर देना है इसमें से। एड्रेनलिन। जैसे मुख्य भूमिका की बात आई, अब यहाँ तो नॉर एड्रेनलिन भी है, लेकिन हम लोग किसको कहेंगे, मुख्य की बात आई, को चुनना है तो मुखिया जी को चुनेंगे, एड्रेनलिन को चुनेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से भी थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। अब जून 25 वाला यानी अभी लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया, इसको जरा मैच करने की कोशिश कीजिए। एंडोक्राइन ग्लैंड और रिस्पेक्टिव हार्मोन्स उससे कौन सा है, इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं, देखते हैं। एक है एड्रिनल मेडुला, अभी पढ़ा। पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा हुआ हम लोगों ने,
एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ा है और ओवरी नहीं पढ़ा हुआ है तो 3 मिल जाएगा, चौथा तो अपने आप हो जाएगा। तो आप देखिए एड्रिनल मेडुला से कौन सा होगा, एड्रिनल मेडुला अंदर वाला है, ऑक्सीटोसिन, एपिनेफ्रिन। अभी पढ़ा ना, मेडुला से 2 निकला। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। हाँ, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन निकला, तो एड्रिनल मेडुला से हो गया ए का तीसरा। ठीक है, पिट्यूटरी से आते हैं, कौन सा है पिट्यूटरी से, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन याद है कौन से भाग से निकलता है पिट्यूटरी के, पोस्टीरियर एंटीरियर? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर से निकलता है, पीछे वाले भाग से निकलता है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन दो था पोस्टीरियर से, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ठीक, याद आया। अब आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या निकलता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहा है कॉर्टिसोल, जो इसमें अभी बात हुई थी। और ओवरी से एस्ट्रोजन। कौन सा ऑप्शन हो गया ऐसे में, ए का तीसरा, फोर्थ बी का ऑप्शन, चौथा, सी का 1। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब अगर पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करते नहीं पढ़े होते तो दिक्कत होती, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जून 2024 का ये क्वेश्चन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से उत्पन्न होने वाले हार्मोन हैं। लीजिए, अभी पढ़ा हुआ है ना कॉर्टेक्स वाला, ऊपर वाला। ACE होगा सर। मिनरल, ग्लूकोगोनाडो। ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, ग्लूको, गोनाडो और मिनरलो। वाह, देखिए डायरेक्ट दिया, पूरा परिवार का नाम दिया हुआ है, गोनाडो, शर्मा जी, वर्मा जी, त्यागी जी, तीनों का नाम दिया हुआ है ऐसे करके। हंसी आ रही तो मिनरलो, ग्लूको, गोनाडो, तो ए, सी और ई। ठीक है, देखते हैं ए, सी, ई कौन से नंबर में है। ए, सी, ई चौथा वाला है। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग इससे आगे कल पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट देख लिया, और उसमें भी जो एड्रिनल वाला है इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। तो एड्रिनल ग्लैंड का क्वेश्चन देखा सबसे ज्यादा है, और कोई भारी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया है अभी तक जो पढ़ने के बाद आपको लगे कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए एनाटॉमी को इतना भारी भरकम नहीं बनाना है। बाकी कल हम लोग कोशिश करेंगे ये हमारा कंप्लीट हो जाए,